नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को आपने देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा, और इस बार फिर से लगातार चौथी बार सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं हैदराबाद से ओवैसी साहब। लेकिन लगता है बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से माधवी लता वहां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बीजेपी की तरफ से माधवी लता वहां उम्मीदवार है, और माधवी लता के पक्ष में एक बात जाती है कि माधवी लता की जो छवि है वो प्रो मुस्लिम है, मतलब वो मुस्लिमों के खिलाफ वाली छवि नहीं रखती हैं, क्योंकि मुस्लिम औरतों में माधवी लता का एक अच्छा प्रभाव देखा जाता है। मुस्लिम औरतों के लिए वो वहां काम करते हैं। तो इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार हैदराबाद का जो गढ़ है वो ओवैसी परिवार से छिटक सकता है और बीजेपी वहां सेंधमारी कर सकती है। इसीलिए जो भड़काऊ भाईजान हैं, ओवैसी साहब हैं, इनके बयान अब बदले बदले से नजर आते हैं। ये अब फिर से वैसे ही बयान देने लगे हैं जो इनके वोटरों के कानों को अच्छे लगे और उन्हें खुश करें। जरा एक बार वीडियो दिखाइएगा ओवैसी साहब का। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलाम अलैकुम, काटते रहो आप। ये चुनाव प्रचार के दौरान हैदराबाद का वीडियो है जिसमें रेहान मीट शॉप है, उसे कह रहे हैं वो बीफ शॉप जिंदाबाद, और बाद में कहते हैं कि काटते रहो। इन दोनों बातों का मतलब क्या है समझेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहना चाहते हैं भाईजान? भाईजान कुछ नहीं कहना चाहते हैं। भाईजान इस पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं रहा। वो चिढ़ाने के लिए गए, मतलब कि देखिए, रेहान मीट शॉप से गुजर जाते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर रेहान मीट शॉप को रेहान बीफ शॉप कहा। उसके बाद हाथ मिलाने के बाद कहा काटते रहो। वो वैसे बहुत होशियार है, उनको पता है कि मीडिया कवरेज है, सामने कैमरे लगे हुए हैं। जैसे मैं बीफ के बारे में बोलूंगा काटते रहो तो कुछ हिंदू प्रतिक्रियाएं आएंगी, और हिंदू प्रतिक्रियाएं आएंगी तो फिर मुस्लिम प्रतिक्रियाएं आएंगी। बस यही तो चाहते हैं, दिली ख्वाहिश यही है कि हैदराबाद का चुनाव इस बार किसी तरह हिंदू मुस्लिम हो जाए तो मुसलमानों की आबादी अच्छी है ओल्ड हैदराबाद सिटी में, तो मैं निकल जाऊं। लेकिन हो नहीं पा रहा है। बताइए ना कि जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे थे, वो एक हवा में ऐसे ही काल्पनिक तीर छोड़ने से घबरा गए। क्या वैसी मियां, इतने डरपोक निकलोगे आप? दरअसल समस्या क्या है इनकी? जब से आई माधवी लता ओवैसी भाईजान लापता, ये नारा ओल्ड हैदराबाद सिटी में मुस्लिम महिलाएं लगा रही देश में, और इसका कारण है नारा। हाँ, और इसका कारण है, ये निकला वहीं से नारा है, हैदराबाद ओल्ड सिटी से ही निकला है। और कारण जानते हैं क्या है कि वहां महिलाएं क्यों नारा लगा रही है? कि ओवैसी भाईजान ने जब से ये सांसद रहे, इन्होंने हैदराबाद को कैसा बनाया? सबसे ज्यादा अरबी लोग आते हैं और लड़कियां खरीद कर ले जाते हैं तो वो हैदराबाद शहर से। सबसे ज्यादा वन नाइट मैरिज, जिसको निकाह मर्सिया बोलते हैं, वो कहीं होता है तो हैदराबाद शहर में होता है। सबसे ज्यादा मैरिज ड्यूरिंग ट्रेवल, मतलब कि अरबी आते हैं और जितना दिन उन्हें भारत में घूमना है तो एक लड़की चाहिए साथ में, और साथ में घुमाते हैं, और जो भी काम करना है करते हैं। ट्रेवल खत्म, मैरिज खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वो सबसे ज्यादा कहां होता है? हैदराबाद में होता है। तो ऐसा हैदराबाद बनाया है ओवैसी साहब ने। और दूसरी ओर माधवी लता सबसे बड़े सस्ते अस्पताल विरंची की डायरेक्टर। वो क्या करती हैं कि गरीबों को बेहद कम पैसे में इलाज करती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उनका जो एनजीओ है, इस तरह के यतीम बच्चे जिनमें अधिकांश मुसलमान प्लेटफॉर्म पे जो सो रहे हैं, जो सड़कों के किनारे सो रहे हैं, उन्हें उठाती है, उनका लालन पालन करती है, उनको पढ़ाती लिखाती है, और तब तक उनका हाथ नहीं छोड़ती जब तक कि रोजगार ना पा जाए। माधवी लता क्या करती हैं? उन बच्चियों को जिनको छोड़ के ये अरबी चले जाते हैं वन नाइट स्टैंड करके, या वो मैरिज ड्यूरिंग ट्रेवल जिसको बोलते हैं, इनके यहां कोई शब्द है उसके लिए। अब उन बच्चों क्या होता है, कोई पेट, हाँ निकाह मसियार वो बोल, तो वो क्या कहता है, उन बच्चियों के साथ क्या होता है, अरबी तो उनका इस्तेमाल करके चले गए, लेकिन बाकी उन बच्चियों का होता क्या है? तो उन बच्चियों की देखरेख का जिम्मा अम्मा उठाती है। बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां हैं, आप बस्तियों में जाइएगा तो माधवी लता के बारे में कहती है कि अम्मा आपने मदद तो किया, पर अगर यहां किसी को पता चलेगा तो हमें मारेंगे पीटेंगे। क्रिमिनल्स लोग हैं ना। दूसरी ओर इस्लाम के नाम गंदाना इन लोगों का काम है। अब बताइए उन गरीब बच्चों को जिनको अम्मा ने मदद पहुंचाया,
उनको ये परेशान कर रहे हैं कि अम्मा के बारे में एक शब्द नहीं बोल गया, इस इलाके में रहना है तो जैसा ओवैसी और ये असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ये दोनों भाई जैसे बोलेंगे वैसे रहना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ओवैसी जो कि कहते थे कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का में रहना चाहिए, हमेशा घरों में रहना चाहिए, इन्होंने बयान दिया था कि जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं मुस्लिम बच्चियां वो चरित्रहीन है, उनका अफेयर हो जाता है दूसरों के साथ। और आज यही ओवैसी वो मुस्लिम महिलाओं को साथ लेके घूम रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अब्दुल तो वैसी वैसी कर रहा है पर सलमा कलम दबा के चली आई कमल छाप पे। ये इनको डर है, ये हर घर में ये पता लगा रहे हैं कि अरे तुम्हारी बीवी ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अम्मा को वोट देगी। तो क्या बात करते हैं भाई जान, हम आपके लिए जान दे सकते हैं, इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं, जिहादी बन जाएंगे, बम बांध के कूद जाएंगे। तो बोल तेरा नहीं पूछ रहा हूं, ये बता कि तेरी वाइफ देगी कि नहीं। और ये डर ओवैसी को खाया जा रहा है। एक सवाल ओवैसी से कीजिएगा कभी अगर मिले तो, 11 सीटों पे लड़ने वाले थे बिहार, 5 पे क्यों आ गए? यूपी बंगाल सब करेंगे, अश्वमेध का घोड़ा दौड़ा रहे थे, आज हालत यह है कि बेचारे प्रचार करने नहीं जा पा रहे। अच्छा, उसके पीछे क्योंकि फंस गए समझ आता है हैदराबाद में। उसके पीछे भी कारण समझ आता है कि 11 सीटों पर बंगाल बिहार में लड़ने वाले थे, 19 सीटों पर यूपी में लड़ने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, लड़ गए? बिहार में सिर्फ किशनगंज में एक उम्मीदवार उतारा है, आखिर क्यों? क्या खतरा है हैदराबाद में? नहीं, खतरा इनको यह है कि बाकी जगह जाऊंगा तो हैदराबाद का प्रचार छूट जाएगा। पहली बार तो चैलेंज मिल रहा है, पहले नॉमिनेशन किया और देश भर में घूमते रहते कि हैदराबाद तो जीत ही जाएंगे, और इस बार इनको लग रहा है कि बाप रे हैदराबाद बहुत मुश्किल हो गया, गलियां गलियां घूम रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों का शेरवानी से पसीना टपक रहा है। यूपी बिहार में वो अंदर खाने सपोर्ट करेंगी कांग्रेस को, और हैदराबाद में अंदर खाने कांग्रेस सपोर्ट करेगी अवैसी को। अच्छा ठीक है ना, करने दीजिए ना। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी की बी टीम है, पर बीजेपी ने तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दे दिया, अब तो ये आरोप भी नहीं लगा सकेंगे। नहीं, अब आरोप ये कौन किसकी बी टीम है, सी टीम? बी टीम है। अब लगने दीजिए ना, कांग्रेसी तो ये कहते थे ना कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, आज तक तुमने कभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिया था ओवैसी के खिलाफ, और बीजेपी ने दिया इस बार माधवी लता। अगर ओवैसी से तुम्हारी नहीं पटती, अगर ओवैसी बीजेपी की बी टीम है तो माधवी लता का समर्थन कर दो, ओवैसी को हरा देंगे। तो देखिए दोनों तरफ से बात नहीं चलेगी कि चित भी तेरी या पट भी मेरी। ओवैसी बीजेपी की बी टीम भी है लेकिन सपोर्ट भी करेंगे ओवैसी को ही हम। अब ओवैसी में बता रहा था कि ओवैसी फंस गए हैं, ये हैदराबाद छोड़ के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, गली गली में प्रचार करना पड़ रहा है, लोगों को डराते धमकाते घूम रहे हैं। पूरे इलेक्शन को इनका एक ही मंशा है कि पूरे इलेक्शन को किसी तरह धार्मिक ध्रुवीकरण का एंगल दे दिया जाए ताकि मुसलमानों का एक मुश्त वोट मुझे मिल जाए। और इसी वजह से ये क्या बयान दे रहे हैं कि उन्हें हमारी शेरवानी से परेशानी है, उन्हें हमारी टोपी से परेशानी है, वो हमारी पहचान मिटा देना चाहते हैं। सब पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ किया क्या हैदराबाद के लिए, लड़कियां बेटियां बेचने के अलावा। ये कह रहे कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो लोगो है इनका। ये चाह रहे हैं कि भड़के, हिंदू भड़के, कुछ तो बोले, ये बातें करेंगे। एक काल्पनिक तीर ऐसे ही हाथ में से चला दिया। ओवैसी को नजर आ गया कि सामने मस्जिद थी, माधवी लता ने कहा कि मैं तो बाजार में जा रही थी, ऐसे काल्पनिक छोड़ा था। अगर फिर भी मस्जिद हो जो कि मैंने नहीं देखा तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं। माधवी लता ने ये कहा, ये बोले नहीं माफी मांगने से क्या हुआ, जागो रे मुसलमानों, जागो जागो, इस बार तो कम से कम दे दो, फंसा हुआ हूं रे मुसलमानों। मतलब भड़काना चाहते थे, नहीं भड़के माधवी लता के तीर से। नहीं भड़क ही नहीं रहे लोग, तो सवाल कर रहे हैं कि पीने के पानी की समस्या क्या है, क्यों है ओवैसी साहब? आपके पास BMW मर्सिडीज है और हमारा बेटा मार पंचर एकदम टायर पे दिए जा रहा है। 18 गाड़ियां हमें कब मिलेगा? हाँ 18 गाड़ियां नहीं, और ये महलों में रहते हैं। अब ओवैसी की आखिरी पॉइंट है, ओवैसी की आप हिस्ट्री समझ लीजिए। इनके दादा वगैरह के ये रजाकार के फौज में थे। रजाकार पता है क्या थे? निजाम भारत में नहीं आना चाहता था तो उसने एक फौज बनाई अपने पैसों से कि जो कि भारत का विरोध करेगी वहां, और उसको धार्मिक एंगल दिया गया और वहां आम लोगों को मारना शुरू कर दिया ये रजाकार की फौज में। उसके बाद क्या हुआ कि निजाम तो भाग गया। अब इनके जो पिताजी जो वालिद साहब थे वो हैदराबाद में, चूंकि मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और वो जो फौज में जिनको भर्ती किया था वो ज्यादातर हैदराबाद निजाम के पैलेस के आसपास ही रहते थे, तो वहीं पे बसे हुए थे, तो उनका ये बन गया सांसद। और ये ऐसा, ये पाकिस्तान में मिलने वाले लोग हैं जी,
इनका जो खानदान है ये पाकिस्तान का सपोर्टर थे उस वक्त, बिल्कुल। और वो सांसद बन गए। अब देखिए इनके फादर सांसद रहे, फिर ये रहे। अब ये बोलते हैं कि मैं देशभक्त हूं। मैं ये पूछता हूं कि ये कहते हैं ना कि बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये बताइए कि निजाम का जो आंदोलन था भारत के खिलाफ, भारत में विलय के खिलाफ, उसमें आपकी भूमिका क्या थी? आपके खानदान की भूमिका क्या थी? आपके पास इतनी दौलत कहां से आई, कहां से आई जो आप महल में रह सके? कौन सा काम करते हैं? कहां से 18 गाड़ियां आई? आखिर हैदराबाद ओल्ड सिटी के लोग गरीब क्यों हैं? वहां पीने के पानी की समस्या क्यों है? आखिर हैदराबाद ओल्ड सिटी में मुसलमान गटर के ऊपर रहने को मजबूर क्यों? आखिर वहां बच्चियां क्यों बेची जा रही हैं? आखिर अरब वहां के बच्चों का यौन शोषण क्यों करते हैं? आखिर आप किस आधार पर कह रहे थे कि मुस्लिम जो बालिकाएं हैं वो नहीं पढ़ सकती, वो मल्टीनेशनल में काम नहीं कर सकती? इसका जवाब दीजिए। इधर उधर की बातें मत कीजिए कि हवा में तीर किधर छोड़ा। तीर किधर भी छूटा हो, हमें पता है वो लगा कहां जाके। बिल्कुल बिल्कुल बात बोल रहे हैं ना, वो जनता समझ रही है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली पंकज जी, कि हवा में जो तीर छोड़ा गया है वो मस्जिद पर लगा नहीं लगा, लेकिन उसने ओवैसी का सीना जरूर चीर दिया। लगा लेकर अब ओवैसी का कहीं ना कहीं जरूर लगा है, सीना लगा है, कहां लगा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो तीर जाके लगा है ओवैसी को कहीं ना कहीं। ओवैसी साहब अब बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि 84 से लेकर आज तक हैदराबाद की सीट पर लगातार इन रजाकारों का, या फिर कहें कि ओवैसी के परिवार का ही कब्जा है। लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी की पकड़ इस सीट पर बेहद मजबूत है, इसीलिए अब बीफ शॉप जिंदाबाद के नारे लगाने पर ओवैसी साहब उतारू हैं। लेकिन देखना होगा कि 4 जून को जो किस्मत खुलेगी उसमें इन नारों का कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी।